गर्मी में जुगाड़ू बहू का घास का ससुराल। चित्रा भाभी, आपकी बनाई हुई ये घास की शर्ट सच में काफी ज्यादा अच्छी है और काफी ठंडक भी मिल रही है इसमें। चित्रा, मेरे लिए भी एक और शर्ट बना देना, ये सूख गई तो दूसरी काम देगी। जी मैं बना दूंगी। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं और चित्रा घास के और कपड़े बना देती है, लेकिन गर्मी बहुत तेज थी जिस कारण कुछ ही दिनों में घास के बिस्तर पर कपड़े सब सूख जाते हैं और छत के ऊपर डाली गई घास भी सूख कर रंग बदल देती है। मम्मी देखो ना, ये घास के कपड़े में बहुत चुभन हो रही है। अरे दीदी, ये घास के कपड़े तो पूरी तरह सूख गए हैं। बच्चों की पीठ पर अब की तो पहले से भयंकर रैशेज आ रहे हैं। ये गर्मी हमारी जान लिए बिना नहीं मानेगी। गर्मी से ही हो रहा है ये सब। अब हमें नए घास के कपड़े बनाने पड़ेंगे। अगले दिन सुबह सुबह चित्रा, माधुरी और नीता फिर से जंगल की ओर निकल पड़ी। तेज धूप पड़ रही थी, लेकिन घर के बच्चों और परिवार की चिंता उन्हें चैन से बैठने नहीं दे रही थी। तीनों बहुएं अपने सिर पर टोकरी रखे जंगल में नई हरी घास ढूंढ रही थी। बहनों, लगता है इस बार पहले से भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। पिछली बार कितनी मुश्किल से सब कुछ बनाया था और कुछ ही दिनों में सब सूख गया। सही कह रही हो दीदी, बच्चों के कपड़े, बिस्तर, छत की घास सब फिर से बनाना पड़ रहा है। कभी कभी लगता है हम लोग बस घास ही बदलते रह जाते हैं। लेकिन क्या करें दीदी, बच्चों की मुस्कान देखकर सारी थकान दूर हो जाती है। कई घंटों की मेहनत के बाद तीनों बहुएं खूब सारी हरी घास लेकर घर लौटी। घर पहुंचती उन्होंने आराम नहीं किया, बल्कि तुरंत काम में लग गई। तन्वी बेटी, इधर मत आना, ये घास अभी काट रही हूँ। मम्मी, इस बार मेरे लिए फूल वाला घास का फ्रॉक बनाना। अच्छा बाबा, मैं तेरे लिए सबसे सुंदर फ्रॉक बनाऊंगी। उधर चित्रा पिंकू के लिए नई कपड़े तैयार कर रही थी और नीता पूरे परिवार के लिए नई बिस्तर बुन रही थी। शाम तक पूरा आंगन घास की खुशबू से भर गया। मम्मी, ये नया कपड़े तो पहले वाले से भी ज्यादा ठंडे लग रहे हैं। हाँ बेटा, इस बार हमने ज्यादा ताजी घास ली है। अगले 2 दिनों तक लगातार मेहनत करने के बाद पूरे परिवार के लिए नए कपड़े, नए बिस्तर और छत के लिए नई घास तैयार हो गई। वाह चित्रा, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। पूरा घर फिर से ठंडा ठंडा लगने लगा है। हाँ भाभी, गांव वाले हमें देखकर सोचते होंगे कि हम लोग किसी घास के महल में रहते हैं। तभी नीता छत पर घास बिछाते बिछाते अचानक कुछ सोचने लगी। दीदी, मेरे दिमाग में एक बात आई है। क्या बात है? देखिए, घास जल्दी इसलिए सूख जाती है क्योंकि इसमें नमी रहती है। अगर हम इसे समय समय पर पानी में भिगोकर रखें तो शायद ज्यादा दिन चले। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छा उपाय है। चलो फिर आज से यही करते हैं। इसके बाद बहुएं रोज सुबह और शाम घास पर पानी छिड़कने लगी। कपड़ों को भी जब इस्तेमाल नहीं होता तो पानी में हल्का भिगोकर रख देती थी। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चलता रहा। घर में पहले से ज्यादा ठंडक रहने लगी। बच्चे भी खुश थे और बड़े भी राहत महसूस कर रहे थे। बहुओं, इस बार तो तुम्हारा उपाय सच में काम कर गया। हाँ, अब कम से कम रात को अच्छी नींद तो आती है। लेकिन 2 हफ्ते बीतते बीतते सूरज की तपिश और बढ़ गई। इतनी भयंकर गर्मी पड़ने लगी कि पानी में भीगी हुई घास भी धीरे धीरे सूखने लगी। मम्मी, फिर से कपड़े चुभने लगे हैं। मम्मी, मुझे भी गर्मी लग रही है। दीदी, लगता है फिर वही समस्या शुरू हो गई। हाँ बहन, घास फिर सूख रही है। ये तो रोज रोज का काम हो गया। हम घास के कपड़े बनाते हैं, कुछ दिन बाद सूख जाते हैं। छत की घास बदलते हैं, कुछ दिनों बाद फिर सूख जाती है। जितना हम ठंडक का आनंद नहीं लेते, उससे ज्यादा तो हमें गर्मी में तपना पड़ता है। हमारे पास इसके सिवा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। करें तो क्या करें, तुम ही बताओ। सही बात है दीदी, हमें मजबूरी में इस तरह जीवन गुजारना पड़ेगा। दिन यूं ही गुजरते रहे। परिवार गर्मी से जूझ रहा था, लेकिन फिर भी उम्मीद नहीं छोड़ रहा था। एक शाम सभी लोग आंगन में बैठे थे। अरे, तुम लोग इतनी चिंता मत करो, बहुत जल्दी मेरी लॉटरी लगेगी और फिर तुम सबको इस गर्मी से छुटकारा मिल जाएगा। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? हर बार यही कहते हैं। आखिर कब लगेगी लॉटरी? भैया, अब ये लॉटरी का चक्कर छोड़ भी दीजिए। हाँ भैया, जितना पैसा लॉटरी में लगाते हैं उससे घर का कुछ काम ही हो सकता है। नहीं, मैं जरूर खरीदूंगा। एक दिन किस्मत बदलेगी और सबकी जिंदगी बदल जाएगी। अगले दिन महेश फिर लॉटरी की दुकान पर पहुंच गया। अरे महेश भैया, इस बार 3 स्पेशल टिकट आए हैं। 1000 रुपए ज्यादा लगेंगे, लेकिन इनाम बहुत बड़ा है। दे दो भाई, तीनों दे दो। ये देखकर आसपास खड़े गांव वाले बातें करने लगे। अरे भाई महेश, कितनी लॉटरी खरीदोगे? घर की हालत देखो। वो सही कह रहे हो, परिवार को पैसों की जरूरत है। मैं हार नहीं मानूंगा। कुछ दिन बाद परिणाम आया, लेकिन इस बार भी महेश की लॉटरी नहीं निकली। फिर हार गया। उसके सारे पैसे डूब गए, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर दुकान पहुंच गया। अरे भैया, इस बार तो पक्का किस्मत चमकेगी। बस इस बार लग जानी चाहिए। महेश ने फिर से टिकट खरीद ली। कुछ दिनों बाद परिणाम घोषित हुआ। इस बार जब महेश ने अखबार देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे,
ये क्या, मेरी लॉटरी लग गई। अरे पूरे 10 करोड़ रुपए, मैं 10 करोड़ रुपए जीत गया। खुशी से पागल हुआ महेश दौड़ता हुआ घर पहुंचा। चित्रा, सब लोग बाहर आओ। क्या हुआ, फिर लॉटरी खरीद आई क्या? फिर से पैसे बर्बाद कर दिए। अरे हाँ, खरीदी थी, लेकिन इस बार किस्मत बदल गई। भैया आपकी लॉटरी के चक्कर में मेरी शादी ही नहीं हो पाएगी। अरे चिंता मत कर भावना, अब सब होगा। अरे आखिर क्या कहना चाहते हो? मैं 10 करोड़ रुपए जीत गया हूँ। कुछ पल के लिए पूरे घर में सन्नाटा छा गया। क्या? सच में? बिल्कुल सच। सब लोग अखबार देखने लगे, टिकट नंबर मिलाया गया और फिर पूरे घर में खुशियों का विस्फोट हो गया। भगवान, आखिर हमारी सुन ली। अब हमें घास के कपड़े नहीं पहनने पड़ेंगे और मुझे नया फ्रॉक मिलेगा। बेटा, तूने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। चित्रा खुशी से झूम उठी। बच्चे नाच रहे थे, घर वाले गले मिल रहे थे और पूरे गांव में खबर फैल गई थी कि महेश की 10 करोड़ की लॉटरी लग गई है। लॉटरी के बाद परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। बरसों तक घास के कपड़ों और बिस्तरों में रहने वाला परिवार को पहली बार लगा कि उनकी किस्मत सच में बदल गई है। एक शाम महेश और चित्रा घर के बाहर बैठकर अपने भविष्य की बातें कर रहे थे। चित्रा, मैं सोच रहा हूं अब सबसे पहले एक बड़ा और अच्छा घर बनवाया जाए। ऐसा घर जिसमें गर्मी, बारिश और सर्दी किसी की चिंता न रहे। बिल्कुल, हमने बहुत परेशानी देख ली। अब बच्चों को भी आराम मिलना चाहिए और पूरे परिवार को भी। बस फिर तेरा कल ही जमीन देखने जाता हूँ। अगले दिन महेश गांव की मुख्य सड़क के पास एक बड़ी जमीन देखने गया। जगह खुली थी, आसपास बाजार भी था और आने जाने की सुविधा भी थी। मुझे ये पूरी जमीन पसंद है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। कुछ ही दिनों में कागजी काम पूरा हो गया और जमीन महेश के नाम हो गई। इसके बाद घर बनाने का काम शुरू हुआ। सुबह से शाम तक मजदूर काम करते, ईंटें आती, सीमेंट आता और धीरे धीरे सपनों का घर आकार लेने लगा। अरे राजा राम जी, देखिए तो सही कितना बड़ा घर बन रहा है। हाँ भाग्यवान, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे परिवार का भी ऐसा दिन आएगा। कई महीनों की मेहनत के बाद 2 मंजिला पक्का मकान तैयार हो गया। पूरे घर में प्लास्टर हुआ, सुंदर रंग करवाया गया और हर कमरे में बिजली के तार बिछाए गए। भैया, हमारे घर में इतने सारे पंखे लगेंगे। क्यों नहीं लगेंगे? अब गर्मी में कोई परेशान नहीं होगा। लगता है अब हमें घास के कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ दिनों बाद पंखे भी लग गए। हर कमरा पहले से ज्यादा सुंदर लग रहा था। महेश जी, अब तो घर बहुत अच्छा लग रहा है। एक बात और सोच रहा हूँ। क्या? अपने कमरे में एक एसी लगवा लेते हैं। और बाकी लोगों का क्या? देखो, पैसे आए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सब उड़ा दूं। मैं कोई काम भी नहीं करता, आगे भी पैसों की जरूरत पड़ेगी। हाँ, ये बात तो सही है। हाँ, इसलिए सोच रहा हूँ कि अपने कमरे में एसी लगवा लेते हैं और बाकी सभी कमरों में अच्छे अच्छे कूलर लगवा देंगे। ठीक है, वैसे भी कूलर बड़ी चीज होती है। इसके बाद पूरे घर में बड़े बड़े कूलर लगाए गए। वहीं महेश और चित्रा के कमरे में एक शानदार एसी फिट कर दिया गया। आखिर वो दिन भी आ गया जब पूरा परिवार पुराने घास वाले को छोड़कर नए वाले पक्के मकान में रहने को आ गया। वाह, मेरा कमरा कितना बड़ा है और मेरा भी। भगवान का लाख लाख शुक्र है। अब घर में हर सुविधा थी। गर्मी लगती तो लोग तुरंत कूलर चला लेते। पहली बार परिवार ने सुकून का जीवन देखना शुरू किया। एक दोपहर बहुत तेज गर्मी पड़ रही थी। माधुरी और नीता अपने कमरे में कूलर चलाकर बातें कर रही थी। यार नीता, आज तो बहुत गर्मी है। हाँ, लेकिन कूलर की वजह से कुछ राहत है। एक बात बताऊं? क्या? दीदी आज बाहर नहीं आई। चलो उनके कमरे में चलते, बहुत दिन हो गया आराम से बैठकर बात किए। हाँ चलो। दोनों चित्रा के कमरे में पहुंची। जैसे ही दरवाजा खुला, दोनों ठंडी हवा महसूस करके चौंक गईं। अरे बाप रे, ये कमरा इतना ठंडा कैसे है? ऐसा लग रहा है जैसे हम कश्मीर पहुंच गए हो। आओ आओ बैठो। दीदी, यहाँ तो बैठने का मन कर रहा है, उठने का नहीं। फिर यहीं बैठ जाओ। यार, अगर एक कप चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। बस इतनी सी बात, मैं अभी बना कर लाती हूँ। कुछ देर बाद नीता गर्मा गर्म चाय बनाकर ले आई। तभी सुषमा भी वहां आ गई। अरे वाह, यहाँ तो महफिल जमी हुई है। माँ जी आइए, आप भी बैठिए। सभी लोग बैठकर चाय पीने लगे। इस गर्मी में भी चाय पीने का मन कर रहा है तुम लोगों का? माँ जी, यहाँ गर्मी महसूस ही नहीं हो रही। लगता है अब रोज यहीं बैठक लगेगी। शाम होते ही सभी अपने अपने काम में लग गई। माधुरी और नीता रसोई में पहुंच गईं, जबकि चित्रा घर की सफाई में लग गई। माँ जी, आज खाने में क्या बनाऊं? बेटा, आज कढ़ी चावल बना ले, साथ में पापड़ भी तल लेना और थोड़ा दाल भी बना लेना। पिंकू दाल के बिना खाना नहीं खाता। ठीक है दीदी। इसके बाद माधुरी और नीता मिलकर खाना बनाने लगी। दोनों हंसते बोलते काम कर रही थी। याद है पहले घास के घर में खाना बनाते थे तो गर्मी से हालत खराब हो जाती थी और धुएं से आंखों में आंसू आ जाते थे। कुछ देर बाद पूरा खाना तैयार हो गया। रात को सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे। आज पहली बार लगता है कि हम सच में आराम की जिंदगी जी रहे हैं।
हाँ, पहले ऐसे दिन सिर्फ सपनों में देखे थे। अभी तो और अच्छे दिन आएंगे। सभी लोग पेट भरकर खाना खाते हैं और अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। रात भर कूलरों की ठंडी हवा चलती रही और सब आराम से सोते रहे। उधर चित्रा अपने कमरे में एसी 16 पर चलाकर आराम कर रही थी। कुछ दिन बाद दोपहर में माधुरी और नीता फिर बैठकर बातें कर रही थी। जब से दीदी इस घर में आई है, ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती हैं। आखिर एसी जो लगवा लिया है। तभी उनकी नंद वहां आ गई। भाभी, ये तो गलत बात है। बड़ी भाभी ने अपने कमरे में एसी लगवा लिया और हम लोगों का क्या? अरे नहीं, ये तो बड़ी बात है कि हमें कूलर मिल गया। हमें तो पहले पंखे की भी उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल, हमें जो मिला है वो भी किसी सपने से कम नहीं। हाँ भाभी, ये भी सही है। आखिर भैया के पैसों से सब आराम से रह रहे हैं। इस तरह पक्के मकान में सबके दिन खुशी से गुजरने लगे। कभी पाव भाजी बनती, कभी मंचूरियन, तो कभी कढ़ाई पनीर। घर में प्यार और खुशियों का माहौल था। सब मिलजुल कर रहते और पुराने दिनों को याद कर भगवान का धन्यवाद करते। दोपहर में पूरा परिवार चित्रा के एसी वाले कमरे में बैठकर ठंडी ठंडी हवा का आनंद लेता और भविष्य के सपने देखता। समय बीतता गया। नए मकान में रहते हुए कई महीने गुजर चुके थे। पहले जहां सब साथ बैठकर हंसते बोलते थे, वहीं अब धीरे धीरे कुछ बदलाव आने लगे थे। एक सुबह, माधुरी, जरा सुनो तो। जी दीदी, कहिए। बाजार जाकर सब्जी ले आओ, आज घर में सब्जी खत्म हो गई है। ठीक है दीदी, अभी लेकर आती हूँ। और नीता, छत पर जो कपड़े सूख रहे हैं ना, उन्हें भी उतार लेना। जी दीदी। दोनों देवरानियां बिना कुछ कहे अपने अपने काम में लग जाती थी। पहले उन्हें अब इसमें कोई परेशानी नहीं होती थी, लेकिन अब काम का बोझ बढ़ने लगा था। नाश्ता बनाना, दोपहर का खाना बनाना, सफाई करना, बाजार जाना, कपड़े धोना, बच्चों को संभालना, लगभग हर काम माधुरी और नीता ही कर रही थी। एक दोपहर, नीता, सच बताऊं तो आज बहुत थक गई हूँ। मैं भी। पहले घास वाले घर में गर्मी थी, लेकिन काम सब मिलकर करते थे। हाँ, अब घर बड़ा हो गया, लेकिन काम भी बढ़ गया है। और दीदी अब पहले जैसी भी नहीं रही। कुछ दिन बाद दोपहर के समय छत पर भावना, माधुरी और नीता बैठी बातें कर रही थी। भाभी, आपको बड़ी भाभी के व्यवहार में कुछ बदलाव नहीं लगता? बदलाव तो लगता है। हाँ, बहुत ज्यादा। पहले तो बड़ी भाभी हर काम में सबसे आगे रहती थी, अब तो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहती है। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि पहले उनके मन में जो अपनापन था वो अब दिखाई नहीं देता। काम नहीं करती हैं, कोई बात नहीं, हम कर लेते हैं, लेकिन पहले जैसा प्यार अब महसूस नहीं होता। तभी पीछे से कदमों की आवाज आई। अरे, तुम लोग यहाँ बैठी हो? तीनों थोड़ा असहज हो गईं। देखो, अगर तुम लोग मेरे बारे में बात कर रही हो तो मैं एक बात कहना चाहती हूँ। नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं, मैं समझ रही हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मेरे मन में आज भी तुम सबके लिए उतना ही प्यार है। सच दीदी। हाँ, बस गर्मी की वजह से तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए ज्यादा बाहर नहीं निकल पाती। अच्छा, हमें लगा आप हमसे नाराज हैं। पगली कहीं की। बात वहीं खत्म हो गई, लेकिन कहीं न कहीं माधुरी और नीता के मन में सवाल अभी भी बाकी था। उसी रात चित्रा अपने एसी वाले कमरे में बैठी थी। क्या सोच रही हो? देख रहे हो ना, हमने सबके लिए इतना किया और हमारे पीठ पीछे हमारी ही बातें होती हैं। कौन सी बातें? यही कि मैं बदल गई हूँ, मैं काम नहीं करती, मैं कमरे में रहती हूँ। अरे, हर घर में ऐसा होता है। फिर भी अच्छा नहीं लगता। ज्यादा मत सोचो। अगले दिन दोपहर में चित्रा एसी चलाकर आराम से सो रही थी। तभी ठक 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 दरवाजा खटखटाने की आवाज आने लगी। दीदी, दीदी, दरवाजा खोलिए ना। चित्रा की आंख खुल गई। अभी खोल दिया तो फिर पूरा दिन यहीं बैठी रहेंगी। आज आराम से सोने नहीं देंगी। उसने करवट बदली और दोबारा सो गई। बाहर, शायद दीदी सो रही हैं, चलो रहने दो। दोनों वापस चली गई। अब ऐसा अक्सर होने लगा था। चित्रा पहले की तरह परिवार के साथ समय नहीं बिताती थी। उधर घर के ज्यादातर काम माधुरी और नीता ही संभाल रही थी। एक दिन माधुरी और नीता चित्रा के कमरे की ओर जा रही थी, तभी उन्हें अंदर से आवाज सुनाई दी। अरे यार, रोज रोज मेरे कमरे में आ जाते। कभी चाय चाहिए, कभी बातें करनी है, कभी बैठना है। तो मना कर दिया करो। मेरा दिमाग खराब हो जाता है। अरे, वैसे भी बिजली का बिल कितना आता है? मैं पूरे घर में एसी तो नहीं लगवा सकता। ये सुनकर दरवाजे के बाहर खड़ी माधुरी और नीता का चेहरा उतर गया। चलो नीता। हाँ। दोनों बिना आवाज किए वापस लौट गईं। कुछ देर बाद भावना और सुषमा को भी इस बात का पता चल गया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि चित्रा ऐसा सोच सकती है। शायद पैसे इंसान को बदल देते हैं माँ। लेकिन किसी ने भी चित्रा से कोई शिकायत नहीं की। उसी शाम माधुरी और नीता अपने कमरे में बैठी थीं। अगर हम घास के घर में रह सकते थे तो घास से और भी जुगाड़ कर सकते थे। बिल्कुल, चलो जंगल चलते हैं। अगले दिन दोनों जंगल गईं और खूब सारी ताजी घास लेकर आईं। इस बार कपड़े नहीं बनाएंगे। नहीं, इस बार कुछ नया करेंगे। दोनों ने बड़ी मेहनत से घास की मोटी चादरें तैयार की। फिर उन्होंने अपने अपने कूलर के पीछे और ऊपर उन घास की चादरों को लगा दिया। चलो देखते हैं। जैसे कूलर ठंडा चला, ठंडी हवा पहले से ही कहीं ज्यादा तेज और ठंडी आने लगी।
अरे वाह, सच में काम कर गया। अब चाहे कितनी भी गर्मी पड़ती, उनके कमरे में काफी राहत रहती। कुछ दिन तक सब ठीक चलता रहा, लेकिन एक सुबह चित्रा ने आंगन में ढेर सारी घास देखी। ये क्या है? दीदी कूलर के लिए घास लाई हैं। पूरे घर को गंदा करके रख दिया तुम लोगों ने। दीदी, इससे कूलर ज्यादा ठंडी हवा देता है। क्या जरूरत है इसकी? अब तो घर में अच्छे कूलर लगे हैं। हमने सोचा थोड़ा और आराम मिल जाएगा। हर जगह घास फैला दी, ऐसा लग रहा है जैसे फिर से पुराने घर में आ गए हों। ये सुनकर माधुरी और नीता चुप हो गईं। ठीक है दीदी, हम साफ कर देंगे। दोनों बिना बहस किए अपने अपने काम में लग गईं, लेकिन उस दिन पहली बार दोनों बिना बहस किए अपने काम में लग गईं। उस दिन पहली बार सुषमा, भावना और बाकी घर वालों को महसूस हुआ कि चित्रा का स्वभाव बदल रहा है। पैसा आने के बाद उसके अंदर धीरे धीरे घमंड आने लगा था। उधर माधुरी और नीता अब भी पहले की तरह शांत थी। वो शिकायत करने के बजाय परिवार को जोड़े रखने की कोशिश करती रही। समय के साथ घर का माहौल भी बदलने लगा। जहां पहले अपनापन था, वहां अब छोटी छोटी बातों पर रोक टोक होने लगी। चित्रा और महेश का व्यवहार भी दिन ब दिन बदलता रहा। एक सुबह सभी लोग नाश्ता कर रहे थे। माँ जी, आज मैंने आलू के पराठे बनाए हैं, सब लोग गर्मा गर्म खा लीजिए। वाह बेटा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। तभी चित्रा वहां आ गई। इतने सारे पराठे क्यों बनाए हैं? दीदी, घर में सब लोग हैं इसलिए। थोड़ा हिसाब से खर्च किया करो, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। ये सुनकर सब लोग चुप हो गए। बेटा, 2 पराठे ज्यादा बन गए तो क्या हुआ? बाबूजी, रोज रोज ऐसे ही होगा तो खर्च बढ़ेगा ही। सुषमा और राजा राम एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें चित्रा की बातें अच्छी नहीं लग रही थीं। उधर महेश भी धीरे धीरे बदल रहा था। पूरे दिन एसी चलता रहता, बिजली का बिल लगातार बढ़ रहा था। एक शाम, ये देखो बिजली का बिल कितना आया है। इतना ज्यादा? अब से सब लोग कूलर से काम चलाया करो। भैया, गर्मी बहुत रहती है। गर्मी सबको लगती है, थोड़ा सहना सीखो। जी भैया। ये सुनकर सभी चुप हो गए। किसी ने यह नहीं कहा कि सबसे ज्यादा बिजली तो चित्रा के कमरे का एसी खाता है। उधर महेश के मन में फिर से अमीर बनने का लालच जागने लगा था। एक दिन, चित्रा, मैं सोच रहा हूँ कुछ और लॉटरी की टिकट खरीद लूं। हाँ, क्यों नहीं। एक बार 10 करोड़ जीते हैं तो दोबारा भी जीत सकते हैं। बिल्कुल। अगले दिन महेश शहर गया और लाखों रुपए की लॉटरी टिकट खरीद लाया। दिन बीतते गए। महेश बेसब्री से परिणाम का इंतजार करता रहा। फिर परिणाम निकला। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। लाखों रुपए डूब चुके थे। कोई बात नहीं, अगली बार लग जाएगी। हाँ, अगली बार जरूर लगेगी। लेकिन अगली बार भी वही हुआ। फिर अगली बार भी। धीरे धीरे लाखों रुपए लॉटरी में डूबने लगे। घर का खर्च बढ़ रहा था, बिजली का बिल बढ़ रहा था, लेकिन आमदनी नहीं थी। महेश काम करने को तैयार नहीं था। बेटा, थोड़ा बहुत काम कर लिया करो। मैं दिहाड़ी नहीं कर सकता। लेकिन बेटा, पैसा हमेशा नहीं टिकता। अभी बहुत पैसा है। मगर असलियत कुछ और ही थी। बैंक में रखी रकम तेजी से घट रही थी। उधर करण और प्रीतम रोज दिहाड़ी पर जाते थे। आज फिर पूरा दिन धूप में काम किया। लेकिन कम से कम मेहनत की कमाई तो है। धीरे धीरे घर वालों को महेश और चित्रा का व्यवहार खटकने लगा था। अब छोटी छोटी बातों पर ताने मिलने लगे थे। एक दिन, बेटा, भावना की शादी भी करनी है, कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन घर के इतने खर्चे हैं, सब कुछ महेश ही तो देख रहे हैं। अच्छा। सुषमा और राजा राम को बहुत बुरा लगा। उस रात देख लिया आपने। हाँ, जिस बहू को बेटी से बढ़कर माना, वही आज पैसे का हिसाब बता रही है। अब उनसे कुछ नहीं कहेंगे। हमारे पास थोड़ी जमा पूंजी है, उसी से भावना की शादी करेंगे। उधर माधुरी और नीता भी सब कुछ देख रही थी। एक शाम, दीदी, मुझे लगता है हम लोगों को पुराने घर में वापस चले जाना चाहिए। पुराने घर में? हाँ, वहाँ कम से कम मन की शांति तो थी। सही कह रही हो। कुछ दिनों बाद दोनों देवरानियां अपने परिवार के साथ पुराने घर में वापस चली गईं। वहां पहुंचकर उन्हें अजीब सा सुकून मिला। देखो नीता, यही तो हमारा असली घर है। हाँ दीदी। दोनों फिर से जंगल गईं। ढेर सारी हरी घास लेकर आईं। पूरी छत को घास से ढक दिया। घास के बिस्तर बनाए, घास के कपड़े तैयार किए। तभी भावना वहां आई। भाभी, ये कपड़े सच में बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे तो हैं, लेकिन जल्दी सूख जाते हैं। मुझे लगता है आप लोगों को इन्हें बाजार में बेचना चाहिए। बाजार में? हाँ, जो लोग महंगे सूती कपड़े नहीं खरीद सकते उनके लिए बहुत अच्छे हैं। बात तो सही है। और अगर इन्हें जल्दी सूखने से बचाने का उपाय मिल जाए तो? अगले दिन भावना अपने पिता के साथ बाजार गई। वहां से एक विशेष प्रिजर्वेटिव लिक्विड लेकर आई। भाभी, ये देखिए। ये क्या है? दुकान वाले ने बताया है कि इससे घास ज्यादा दिन तक हरी रह सकती है। इसके बाद तीनों ने मिलकर काम शुरू किया। माधुरी और नीता घास के कपड़े बनाती, भावना उन पर लिक्विड छिड़क देती। कुछ दिनों बाद नतीजा सामने था। घास पहले की तरह जल्दी नहीं सूख रही थी। अरे वाह, ये तो सच में काम कर गया।
इसके बाद उन्होंने घास के कपड़े और बिस्तर बेचने शुरू कर दिए। शुरुआत में कुछ ही लोग आए, लेकिन जिन लोगों ने सामान खरीदा वो खुश हो गए। अरे भाई, इतने कम पैसों में इतना आरामदायक बिस्तर। अरे गर्मी में तो बहुत राहत मिल रही है। धीरे धीरे बात पूरे इलाके में फैल गई। अब रोज ग्राहक आने लगे, कभी 5, कभी 10, कभी 20। कुछ ही दिनों में हालात बदल गए। पुराने घर के बाहर लोगों की लाइन लगने लगी। अरे भाई माधुरी बहू, एक घास का बिस्तर देना। मुझे 2 जोड़ी कपड़े चाहिए। माधुरी और नीता सुबह से शाम तक काम में लगी रहती, लेकिन इस बार मेहनत का फल भी मिल रहा था। दीदी आज तो पूरा माल बिक गया और कल के भी ऑर्डर मिल गए। उधर प्रीतम और करण दिहाड़ी भी कर रहे थे। अब घर में ठीक ठाक पैसे आने लगे थे। मेहनत की कमाई का मजा ही अलग है। और ऊपर से भाभीियों का धंधा भी चल पड़ा। धीरे धीरे पुराने घर में फिर से खुशियां लौटने लगी। उधर महेश और चित्रा अपने बड़े घर में रह रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस घास को वो बेकार समझते थे वही उनकी किस्मत बदलने वाली है। समय बीतता गया। माधुरी और नीता का घास के कपड़ों और बिस्तरों का छोटा काम अब पूरे इलाके में मशहूर हो चुका था। लोग दूर दूर से सामान खरीदने आने लगे। दोनों बहुएं सुबह से शाम तक मेहनत करती, घास तैयार करती, कपड़े बनाती और ग्राहकों को सामान देती। थकान तो होती थी, लेकिन मेहनत का फल भी मिलने लगा था। एक सुबह, नीता देखो, आज फिर 5 नए ऑर्डर मिले हैं। दीदी अब तो लगता है हमें 2 और लोगों को काम पर रखना पड़ेगा। भाभी ये तो शुरुआत है, अभी तो आपका काम और आगे जाएगा। तीनों की मेहनत रंग ला रही थी। वहीं दूसरी तरफ महेश और चित्रा का घर धीरे धीरे मुश्किलों में फंसता जा रहा था। महेश आज भी उसी उम्मीद में था कि एक दिन फिर उसकी बड़ी लॉटरी लग जाएगी। एक दिन, चित्रा इस बार पक्का टिकट लगने वाली है। हाँ, मुझे भी ऐसा लग रहा है। देखो, इस बार मैंने पूरे 50,000 की टिकट खरीद दी है। 50,000? जब करोड़ जीतना है तो थोड़ा जोखिम तो लेना पड़ेगा। लेकिन परिणाम नहीं आया और एक बार फिर महेश की सारी टिकटें बेकार निकल गईं। फिर नहीं लगी। कोई बात नहीं, अगली बार लग जाएगी। लेकिन अगली बार भी वही हुआ। फिर अगली बार भी। धीरे धीरे लाखों रुपए खत्म होने लगे। बैंक का बैलेंस घटता जा रहा था, लेकिन महेश को इसका अंदाजा नहीं था। वो सिर्फ अगली लॉटरी के सपने देख रहा था। उधर भावना की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। आखिर हमारी बेटी के हाथ भी पीले होने वाले हैं। भगवान ने चाहा तो सब अच्छे से होगा। शादी का दिन आ गया। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। पुराने घर के आंगन में सजावट की गई थी। गांव के लोग भी आए हुए थे। तभी एक बड़ी कार आकर रुकी। चित्रा और महेश उसमें से उतरे। देखो देखो, बड़ी बहू आई है। हाँ, लेकिन अब तो मेहमानों की तरह आती है। पैसे का घमंड इंसान को बदल देता है। चित्रा ने उनकी बातें सुन ली, लेकिन अनसुना कर दिया। भाभी आप आ गई? हाँ, शादी कैसे छोड़ सकती थी। अच्छे से शादी संपन्न हो गई। भावना विदा होकर अपने ससुराल चली गई। सुषमा और राजाराम की आंखों में खुशी के आंसू थे। शादी के बाद चित्रा और महेश बिना ज्यादा देर रुके वापस चले गए। पहले वाली चित्रा होती तो पूरी शादी संभालती। अब वक्त बदल गया है। कुछ महीने और बीत गए। उधर माधुरी और नीता का काम तेजी से बढ़ रहा था। अब उनके यहाँ कई लोग काम भी करने लगे थे। माधुरी, इस महीने की कमाई तो पहले से दोगुनी है। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती और घास भी अब हमारी किस्मत बन गई है। दूसरी तरफ महेश की हालत खराब होती जा रही थी। एक दिन बैंक से फोन आया। महेश जी, आपके खाते में अब बहुत कम रकम बची है। क्या? आपने पिछले कई महीनों में काफी निकासी की है। फोन करते ही महेश का चेहरा उतर गया। क्या हुआ? पैसे बहुत कम बचे हैं। लेकिन करोड़ों रुपए थे हमारे पास। पता नहीं कैसे। दोनों जानते थे कि जवाब क्या है, लेकिन कोई मानना नहीं चाहता था। अगले कुछ महीनों में हालत और खराब हो गई। महेश लगातार लॉटरी खरीदता रहा। एक भी लॉटरी नहीं लगी। अब घर का खर्च चलाना भी मुश्किल होने लगा। बिजली का बिल जमा भी कब बकाया होने लगा। एक दिन, महेश जी, कई महीनों का बिल बकाया है। कुछ और दिन दे दीजिए। अब समय खत्म हो चुका है। कुछ देर बाद पूरे घर की बिजली काट दी गई। अरे, एसी बंद हो गया। बिजली चली गई। अब क्या करेंगे? पहली बार चित्रा को वही गर्मी महसूस हुई जिससे बचने के लिए उसने खुद को सबसे अलग कर लिया था। रात भर वो पसीने में भीगती रही। न एसी, न कूलर, न आराम। कुछ दिनों बाद कर्जदार भी घर आने लगे। अरे भाई महेश, हमारे पैसे कब लौटाओगे? इस बार नया बहाना मत बनाओ। थोड़ा समय और दे दीजिए। लेकिन अब कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे उसे घर का सामान बेचना पड़ा। पहले महंगा फर्नीचर गया, फिर टीवी, फिर फ्रिज, फिर पहले जैसा खाली होने लगा घर। ये सब क्या हो गया? मुझसे गलती हो गई। हमने इतना बड़ा घर बनाया था और मैंने सब बर्बाद कर दिया। उसी समय गांव में दूसरी तरफ माधुरी और नीता का काम लगातार बढ़ रहा था। उनके घर के बाहर ग्राहकों की लाइन लगी रहती। अरे भाभी, 2 और बिस्तर चाहिए। आपके कपड़े बहुत आरामदायक हैं।
मेहनत की कमाई धीरे धीरे उन्हें सम्मान और खुशियां दे रही थी। एक शाम चित्रा अपने बड़े लेकिन अंधेरे घर के बरामदे में अकेली बैठी थी। न एसी चल रहा था, न कूलर, न पहले जैसी शान बची थी। सामने दीवार पर धूल जमी हुई थी, कमरे सूने पड़े थे। चित्रा की आंखों से आंसू बह रहे थे। भगवान, ये सब कैसे हो गया? जिन पैसों पर मुझे घमंड था वही पैसे आज खत्म हो गए। मैंने अपने ही परिवार को दूर कर दिया। उसे माधुरी और नीता की याद आने लगी, जो बिना शिकायत हर काम करती थी। वही लोग जिन्हें उसने अपने एसी वाले कमरे से दूर कर दिया था। उस रात चित्रा बरामदे में बैठी रोती रही। उधर पुराने घर में माधुरी, नीता, सुषमा और राजा राम साथ बैठकर खाना खा रहे थे। खाना साधारण था, लेकिन घर में अपनापन, सम्मान और मन की शांति थी। चित्रा के पास कभी करोड़ों रुपए थे, पर सुकून नहीं बचा था। अब उसे समझ आने लगा था कि असली दौलत पैसा नहीं होती। शाम को पुराने घर के आंगन में सभी लोग बैठे थे। ठंडी हवा चल रही थी और माधुरी, नीता दिन भर का काम खत्म करके चाय पी रही थी। नीता, याद है जब हम इसी घर में गर्मी से परेशान रहते थे? हाँ दीदी, आज लेकिन यही घर हमें सबसे प्यारा लगता है, क्योंकि इस घर में मेहनत की कमाई और परिवार का प्यार है। तुम दोनों बहुओं ने इस घर की किस्मत बदल दी। और अब हमारा काम भी अच्छा चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सब साथ हैं। सभी लोग हंसने लगे। छोटे से घर में सादगी थी, लेकिन हर चेहरे पर संतोष था। दूसरी तरफ बड़े पक्के मकान में चित्रा अकेली बैठी थी। घर के कई कमरे खाली पड़े थे, बिजली भी कटी हुई थी। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? मुझसे भी बहुत बड़ी गलती हो गई चित्रा। जब माधुरी और नीता हमारे साथ थी तब घर में कितनी खुशियां थी, लेकिन मैंने पैसे और एसी के घमंड में सबको अपने से दूर कर दिया। और मैंने मेहनत करने के बजाय लॉटरी के भरोसे जिंदगी बर्बाद कर दी। आज समझ में आया कि पैसा हमेशा नहीं रहता, साथ रहता है तो परिवार और अपने लोग। चित्रा खिड़की से बाहर देखने लगी। दूर छोटे से घर में सभी लोग हंस बोल रहे थे। काश मैंने समय रहते अपने परिवार की कीमत समझ ली होती। उस दिन चित्रा को समझ आया कि घमंड इंसान से उसकी सबसे बड़ी दौलत परिवार छीन लेता है। महेश ने लॉटरी तो जीत ली थी, लेकिन अपनों को खो दिया। अब पैसा भी गया और परिवार भी। कई बार अचानक मिला पैसा इंसान को मेहनत और रिश्तों की अहमियत भुला देता है। इसी कारण कई परिवार बिखर जाते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।